सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। तो फाइनली इस वीडियो में बात करूँ क्लास 11th के स्टूडेंट जो ये सब्जेक्ट आपका जो फिजिक्स का है यानी कि भौतिक विज्ञान, तो इसमें फुल सॉल्यूशन कराऊंगा। पेपर का पैटर्न देखूंगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था आपका जो अर्धवार्षिक जो एग्जाम हुआ था उसमें। तो फाइनली अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। और मैंने इससे भी ऑलरेडी पहले मैंने आपके जो हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था उसका मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया है, और क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए भी मैंने मैथ का क्वेश्चन पेपर, केमिस्ट्री का और साथ ही साथ मैंने हिंदी का भी अपलोड किया है, उसको सॉल्यूशन के साथ मैंने अपलोड किया। इससे पहले भी जो फाइनल जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था 12th का, तो मैंने अपलोड ऑलरेडी कर दिया। तो वो भी वीडियो जो है क्वेश्चन पेपर का, वो भी इस अपने यूट्यूब चैनल के गाइडेंस पे अपलोड है, तो उसको चेक कर ले। तो प्लीज़ चैनल को पहली बार विजिट करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए, पहले क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, दो संपर्क तलों के बीच का जो घर्षण कोण है यानी घर्षण गुणांक यानी कि म्यू के की वैल्यू है। यहाँ पे देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि ये म्यू के यानी कि घर्षण गतिक यानी गतिक कोण का मान दिया है या स्थैतिक का। तो हम डायरेक्ट इसमें बोलेंगे कि घर्षण गुणांक यानी कि म्यू एस की जो वैल्यू दिया है वो √3 है। तो इनके तलों के बीच जो घर्षण कोण होगा वो कितना होगा। तो देखिए, फॉर्मूला एक होता है, चलिए हम यहाँ क्वेश्चन पेपर के पे ही सॉल्व करा देते हैं। जो फॉर्मूला होता है, तो जो फॉर्मूला क्या होता है, 10 अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, म्यू के। अब म्यू एस होता है। अब मान लेते हैं जो 10 अल्फ़ा हमारा इस तरीके से है और म्यू की जो वैल्यू है घर्षण कोण कितना है, √3। हम जानते हैं कि ये सॉरी, हम जानते हैं कि ये जो √3 है वो 10 में किसकी वैल्यू होती है, जो √3 होती है तो 10 में 1060 की वैल्यू होती है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड राइट होने वाला है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक तनी हुई डोरी में जो तनाव है T है तथा डोरी की एकांक लंबाई के जो द्रव्यमान m है। क्या है, डोरी के जो एकांक लंबाई के जो द्रव्यमान है वो m है। तो डोरी में जो तरंग संचरण का जो वेग होगा, इन जो डोरी में तरंग संचरण की जो वेग होगा वो क्या होगा। तो कह रहे हैं इसमें जो इसका राइट ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, यानी कि √m अपॉन रूट के अंदर अपॉन में t होगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। देखिए, शक्ति यानी कि शक्ति के जो एसआई मात्रक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, यहाँ पे ये देखिए एसआई मात्रक की बात कर रहा है। तो हम देखिए शक्ति का एसआई मात्रक किलोवाट, अश्व शक्ति तो कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तो ऊर्जा का मात्रक होता है। जूल भी कभी नहीं बोलेंगे, तो ये तो अश्व शक्ति हो नहीं सकता, जूल हो नहीं सकता। अब हमारा जो आंसर है, एक वाट बचा और एक हमारा किलोवाट हुआ। देखिए, जो अश्व शक्ति का जो मात्रक होता है, सॉरी शक्ति की बात कर रहा है, तो शक्ति का जो मात्रक होता है वो एसआई पद्धति में जो हमारा होता है वो वाट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो गया इस क्वेश्चन के लिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हीलियम गैस के लिए जो Cp तथा Cv का जो अनुपात है वो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक चीनी मेज के पृष्ठ पर चल रही है। देखिए, एक चीनी मेज के पृष्ठ पर चल रही है, यानी कि मोशन में उसका जो चीनी का पार्टिकल यानी कि कण, इसके चलने की जो स्वतंत्र कोटि क्या होगी। अच्छा देखिए, जो उसके कण है वो जो मेज के सतह पे चल रही है यानी कि पृष्ठ पे चल रही है, तो इनकी कोटि क्या होगी सॉरी कोटि क्या होगी, तो उनकी कोटि जो होगी 1 होगी। क्यों, क्योंकि 1 से वो ज़्यादा हो, अगर कम होगा तो वो शून्य होता तो वो स्थिर अवस्था में हो जाएगी। 1 से ज़्यादा होगा तो 1 से ज़्यादा, कुल मिलाकर इसकी जो स्वतंत्र कोटि जो होती है वो 1 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट होने वाले इस क्वेश्चन के लिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक माइक्रोन का प्रतीक क्या है। देखिए, माइक्रोन की प्रतीक कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होने वाला है। ये किसका मात्रा है, ये एंगस्ट्रॉम का होता है। ये किसका होता है, ये आपका वल आघूर्ण का होता है। ये किसका होता है, एंगस्ट्रॉम का होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 एक माइक्रोन वाला क्या होता है, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर होता है। एक नैनो बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। देखिए, ये सब जो वैल्यू होती है वो याद रखिए। आगे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। जो संवेग संरक्षण के नियमानुसार संवेग कोई भी वस्तु है, यानी कि हमने मान लिया कोई द्रव्यमान m है, यानी कि इस वस्तु का, इस पिंड का द्रव्यमान हमने m1 मान लिया और इस पिंड का द्रव्यमान जो हमने मान लिया कि m2 है। अब जब देखिए m1 m2 ये दोनों पिंड एक दूसरे जब टकराएगी तो टकराने का जो पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग, इनका नियत होता है, तो ये संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। ये इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, इतना क्लियर हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन पेपर देखते हैं, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो आगे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि
बल तथा त्वरण में क्या संबंध है कि बल क्या होता है। अच्छा, किसी भी चीज़ बल क्या होता है, हम बल का फॉर्मूला जानते हैं, F=ma होता है। अच्छा, हम देखिए जो यहाँ m क्या द्रव्यमान है और ये क्या है त्वरण है, तो हम ये बोल सकते हैं कि द्रव्यमान किसी पिंड पर लगने वाला बल, किसी पिंड पर लगने वाले द्रव्यमान तथा उसमें त्वरण के गुणनफल को हम वेग बल कहते हैं। बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। इतना क्लियर है। अब कह रहे हैं त्वरण क्या होता है, यानी कि त्वरण यानी कि यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि कौन सा त्वरण, तो हम मान लेंगे कि जो हमारे पास जो स्मॉल वाला जो त्वरण होता है एक्सेलरेशन होता है वो हो गया। तो त्वरण क्या होता है, हम जानते हैं कि जो त्वरण होता है वो वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल को हम त्वरण कहते हैं, यानी इसको बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt। यानी कि यहाँ dv/dt क्या लिखें, देखिए वेग में परिवर्तन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेग में परिवर्तन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज क्या है, एक्सेलरेशन तो होगा। तो इतना क्लियर हो गया। चलिए ये क्लियर हो गया, तो किस कुछ नहीं, हमें संबंध फाइंड करना, तो कुछ नहीं, क्या करते हैं इसका फॉर्मूला लिखते हैं और एज इट इज़ ये वाला फॉर्मूला लिख देते हैं और कुछ थ्योरी में लिख देते हैं, जो कि 1 मार्क्स से क्वेश्चन है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या अंतर। देखिए स्मॉल जी और कैपिटल जी में जो अंतर होता है वो हम जानते हैं क्या होता है, G=कैपिटल G me/r² होता है, यानी कि ये इसका आप ये रिलेशन होता है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 जूल से क्या तात्पर्य। देखिए 1 जूल क्या होता है। अच्छा एक बताइए, जूल का जो जूल किस जूल शब्द का जो सर्वप्रथम नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था, आप ये कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अच्छा ये बताइए कि 1 जूल का क्या था। तो देखिए अगर हम जानते हैं कि अगर फॉर्मूला पढ़ रखे होंगे, W बराबर क्या होता है F/d cos थीटा, किसी भी एंगल पे मान लीजिए फोर्स लग रहा है, तो ये W क्या है, वर्ग डन होता है ना, इसका मात्रक ही तो जूल होता है। तो हम बोल सकते हैं कि मान लें थोड़ी देर के लिए जो हमारे पास 1 न्यूटन F=, हमने माना कि 1 न्यूटन का फोर्स लगा, क्लियर है। इसके विस्थापन हमने माना कि D=1 न्यूटन का है। तो हम बोल सकते हैं इसका जो 1 जूल हो गया, 1 जूल हो गया। आप बोल सकते हैं कि जो 1 न्यूटन तथा एक न्यूटन और उसके विस्थापन यानी एकांक न्यूटन का, यानी एकांक बल लगने पे और उसका जो सदिश गुणनफल को हम एक क्या बोल सकते हैं, जूल बोल सकते हैं। या 1 जूल बराबर क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल भी बोल सकते हैं। बस ये स्पष्ट है। आगे क्वेश्चन क्या है, बल आघूर्ण यानी कि टाउ, जो टाउ इस तरीके से नहीं होता, टाउ की परिभाषा देना। देखिए बल आघूर्ण क्या होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, तो टाउ क्या होता है F क्रिया रेखा से लंबवत दूरी को हम D लिख दे, यानी कि D। तो हम बोल सकते हैं कि क्या होता है, टाउ क्या होता है, बल किसी भी पिंड पर लगने वाला बल तथा उस पिंड से क्रिया रेखा की लंबवत दूरी जो होती है वो हमारे पास टाउ कहलाती है। इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। अगर इसका डायमेंशन निकालते हैं, इसकी बीमा निकालते तो न्यूटन का बीमा क्या है mLt-2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 मीटर यानी कि L2 हो जाएगा। इसका जो फाइनल आएगा mL2t-2 हो जाएगा, इसके बीमा हो जाएगी। अच्छा ये कमेंट करके बताइए, ये जो बीमा किसकी होती है, एक ऊर्जा का बीमा ये होती है, ये ऊर्जा का भी बीमा होती है और बल आघूर्ण का भी बीमा होती है, सेम होती है। तो ऊर्जा और बल आघूर्ण की जो डायमेंशन क्या होती है mL2t-2 होती है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन क्या है, देखिए जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो क्या है कि सीमांत घर्षण का नियम देखिए, सीमांत घर्षण बल वो होता है जो स्थैतिक घर्षण बल को, यानी कि स्टैटिक घर्षण बल का वो अधिकतम मान जिस पे वो जो कण होगा वो गतिक घर्षण में रूपांतरित होने वाला ही हो, तो वो सीमांत घर्षण बल कहलाता है। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि अभिकेंद्र बल से क्या तात्पर्य, इसकी देखिए अभिकेंद्र बल क्या होता है। पहले नंबर तो फॉर्मूला क्या होता है F= क्या होता है mv²/r होता है। ये अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है F=mv²/r होता है। अब कह रहा है इसकी बीमा बताइए। अच्छा देखिए ये कुल मिला के एक बल है ना, बल की बीमा क्या होती है mLt-2 होती है। बस इस तरीके से हो गया। बस क्वेश्चन कुछ नहीं रखा है। इतना क्लियर है। देखिए पृथ्वी तल से किसी ऊंचाई पे G का मान वही है, ठीक है, और जो एक 100 किलोमीटर की गहराई खाई में जाती है। तो कुछ नहीं, इसका आप क्या लगाएंगे इसमें फॉर्मूला। देखिए पृथ्वी तल से किस ऊंचाई पर, यानी कि हमें कुल मिला के H की वैल्यू फाइंड करना है, एस की वैल्यू फाइंड करें, जी की वैल्यू तो गिवन है और किलोमीटर यानी कुल मिला के एस की वैल्यू गिवन है। तो फॉर्मूला इसमें क्या लगाए S= क्या लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे टी भी नहीं दिया है तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि B² = U²। अब क्या रहा कि पृथ्वी तल से किस ऊंचाई पे वो 1 किलोमीटर गहराई में खोदी जा रही है ना, जब गहराई में खोदी जा रही है तो हम क्या करें गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, यानी यहाँ पे प्लस ही लगाएंगे 2as लगाएंगे, इस वाले फॉर्मूला से करेंगे एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे 2a की जगह हम g लेंगे। क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है
कि एक कण जो है 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग की से कह रहा है कि 30 सेकंड बाद तय की गई दूरी हमें फाइंड करना। तो कुछ नहीं, आप फॉर्मूला लगाएंगे एस इक्वल टू क्या यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ से आप एच टी निकालेंगे। अब क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर इसमें क्या है, ए वेक्टर की वैल्यू दिया है गिवन है, बी वेक्टर की वैल्यू गिवन क्या है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण क्या होगा, कुछ नहीं परिमाण मतलब इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ एक वेक्टर अगर निकालेंगे तो क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड ऑफ एक ए वेक्टर अगर निकालेंगे तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालना चाहें तो क्या रूट ऑफ रूट ऑफ क्या हो जाएगा, यानी कि रूट ऑफ इसको परिमाण क्या होगा, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस का 4 का स्क्वायर 16 और प्लस का 4 यानी कि कितना हो जाएगा 16 4 20 29, यानी कि रूट ऑफ 29 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू 29 हो गई, रूट ऑफ 29 हो गई। इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 4 और 9 कितना हो गया 13, यानी रूट ऑफ 13 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी की जो वैल्यू हो गई वो 13 हो गई। मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 12 हो गई, सॉरी कितनी है, रूट ऑफ 29 हो जाएगी, रूट ऑफ 29 हो गए। इसी तरीके से क्या कह रहा है कि यहाँ पे ए और बीच का भी करवाता है। देखिए जब भी कोण की बात कही जाएगी ए और बीच की, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू अगर पूछे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पे कॉस थीटा की यानी कि देखिए इसकी वैल्यू अभी यहाँ पे रखेंगे और ये डॉट प्रोडक्ट कराएंगे इसका और यहाँ से हम एच टी, तो यहाँ से क्या कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे ना, तो कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा। ये क्या होगा कॉस थीटा की वैल्यू, ये आंसर हो जाएगा। ये आंसर नहीं होगा, ये फॉर्मूला होगा, इससे आप निकाल सकते हैं। तो देखिए जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दे रहा हूँ तो वीडियो लॉन्ग ना जाए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा हो, हेल्पफुल रहा हो। अगर मैच किया हो जरिए से भी अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू मिल सके आपको। और जल्दी जल्दी मैं इसी तरीके आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें तो मैं सोल्यूशन अच्छे से प्रोवाइड कराऊँगा। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मैथमेटिक्स का आएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। चलिए वीडियो को पे ऐड करते हैं।